अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस। आइए आज के सबसे बड़े मुद्दों का खुलासा देख लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आखिरी सांसें चलने लगी। बिलखती हुई इंडस्ट्री को यतीम किया जाने लगा। 30% सनतें खत्म हो चुकी। पंजाब में 60 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। 80 लाख मजदूरों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। घराने बेआसरा हो रहे हैं और हुकूमत ने 6.5 बिलियन की सब्सिडी शुगर मिल्स को दे दी है। वेंटिलेटर पर पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुकूमत के गले पड़ सकती है। भारतीय वजीर खारिजा की पाकिस्तान आमद, क्या बड़े ब्रेक थ्रू मुतवक्के हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान की सिफारतकारियां कारी जरब लगा रही हैं या भारत पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है? कहीं मोदीगिरी ने घुटनों पर तो नहीं गिरा दिया या फिर ये है नया पैंतरा? तनफ्फुस बहाल होते ही एनकेएम ने सीना तान लिया। एनकेएम कराची के मेयर के लिए फिर सरप्राइज देने के लिए तैयार हो गई। मेयरशिप आते ही इख्तियारात की जद्दोजहद शुरू होगी। पहले अदालत फिर सड़कें। क्या रावलपिंडी का मेयर वही होगा जिसकी होगी चौधरी निसार के हाथ पर बैत? देखिए तहकीकाती तज्जिया। बड़े बड़े मंसूबों और ताकतवर इरादों की कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत की कतई तरजीहात वाज़ेह भी हो रही हैं। मालूम यह हो रहा है कि अरबों के मंसूबों की वजह से जो लाहौर है न्यूयॉर्क, इस्तांबुल और लंदन को पीछे छोड़ देगा। मगर ठीक पंजाब की नाक के नीचे वेंटिलेटर पर पड़ी टेक्सटाइल सनत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुबस्सिरीन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध रखी है। एक ऐसा शहर जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में टेक्सटाइल के नाम पर, टेक्सटाइल की दुनिया में ऊंचा करने किया, वो बेयारो मददगार है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बेइंतहा इजाफा किया, वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है कि चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, मगर हालात कुछ और कहते हैं। आज मैं फैक्ट्स बताता हूं जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर पंजाब हुकूमत कर क्या रही है, विफाक का किरदार क्या है और यह बात कैसे दुरुस्त है कि पंजाब और विफाक जानबूझकर फैसलाबाद की आखिरी सांसें लेती टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रगें दबाने जा रही है। पंजाब में 30% सनतें खत्म हो चुकी हैं। फिर सुनिए, पंजाब में 30% सनतें खत्म हो चुकी हैं। पंजाब में 60 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। इसी से मुंसलिक 80 लाख मजदूर, उनका रोजगार मुंसलिक था इनसे, उनका मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। उनके खानदान बेआसरा हो गए हैं। कई अफराद खुदकुशी भी कर चुके हैं। पंजाब का सनतकार खित्ते में सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर है और यह महंगी तरीन बिजली भी सिर्फ 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर मिल रही है, जबकि सिंध की सनत गैस से 7 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा कर रही है। पहले तो बिजलियां गिराती है, उसकी बात करते हैं। जब आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 फी बैरल थी, फिर गौर से सुनिए कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 फी बैरल थी तो पंजाब में बिजली की कीमत 9 रुपए फी यूनिट थी। लेकिन हैरानी की बात सुने, बल्कि परेशानी की बात सुने कि आलमी सतह पर तेल की कीमत में 7% कमी हुई। 60% कम होकर 100 से $40 फी बैरल हुई। तो पंजाब में बिजली सस्ती होने के बजाय मजीद महंगी हो गई। अब बिजली की मौजूदा कीमत 13 रुपए 20 पैसे फी यूनिट है। बिजली की असल कीमत 15 रुपए है, लेकिन इसमें 1 रुपए 8 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट लागत है, जिसके बायस बिजली की नेट लागत 13 रुपए 20 पैसे फी यूनिट बनते हैं। इस वक्त खित्ते में बिजली की कीमत 7 से 8 रुपए यूनिट है। इसका मतलब यह है कि बराए नाम सनत दोस्त पंजाब हुकूमत सनतकारों को ना सिर्फ 100% महंगी बिजली फराहम कर रही है, बल्कि 100% टैक्स भी अपनी जेब में डाल रही है। अहम बात यह है कि बिजली टैरिफ के नाम पर जो टैक्स टेक्सटाइल मिल्स मालिकान और सनतकारों से वसूल किया जा रहा है, उसके बारे में भी तहफुजात पाए जाते हैं कि वो गैर कानूनी भी है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पंजाब के टेक्सटाइल मिल मालिकान प्राइवेट फीडर पर होने की वजह से 0 लाइन लॉसेस देते हैं। कोई लाइन लॉसेस नहीं होता है। इसके बावजूद पंजाब का सनतकार हुकूमत को सालाना 100 अरब का टैक्स अदा कर रहा है। उसके साथ यह सूरत हाल है। अहम बात यह है कि इस टैक्स को बैनुल-अक़वामी खरीदार को मुंतकिल नहीं किया जा सकता है और टैक्सेस का सारा मलबा टेक्सटाइल मिल मालिकान और सनतकार
खुद बर्दाश्त कर रहे हैं और इसी वजह से पंजाब में दरामदी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खास तौर पर अपने खात्मे के करीब पहुंच चुकी है। पंजाब में नागुफ्ता हालत है। इसी से जुड़ी कपास की सनत की बात करते हैं तो पंजाब में बदतरीन मैनेजमेंट और नाकामी की हद यह है कि पंजाब हुकूमत रवां साल कपास की फसल का हदफ पूरा ना कर सकी। गुज़श्ता साल पंजाब में कपास की पैदावार 10.5 मिलियन बेल्स थी, जबकि सिंध में 4 मिलियन बेल्स पैदा गई। और 2015 के इख्तिताम में पंजाब में क्या हुआ? पंजाब कपास की 6.5 मिलियन बेल्स पैदा करेगा और इस तरह कपास की पैदावार बढ़ने की बजाय मजीद कम हो गई है। जिसकी वजह यह है, वजह क्या है सुनिए। वजह यह है कि पंजाब में बीज जो है वो लोकल सतह पर तैयार नहीं किया जा रहा है, यहीं तैयार नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय बाहर से गैर मंसूर शुदा नाकिस बीज मंगवाना पड़ा है, जिसमें मज़ाहमती खुसूसियात नहीं है और ना होने की वजह से 40% फसल को कीड़ा लग गया है। अहम बात यह है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल की नवंबर में बरामदात $2.75 थी, हमसाया मुल्क, जो कि गुज़श्ता साल से 14% ज्यादा है, जबकि जुलाई से नवंबर तक 7% इजाफे के साथ बरामदात में $12 अरब का इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टेक्सटाइल की बरामदात में गुज़श्ता साल नवंबर के मुकाबले में इस साल नवंबर में एक माह के दौरान 11% कमी हुई है। यह वो सीधे सीधे आदाद शुमार है जो मैंने आपको बताए हैं। एप्टेमा पंजाब के चेयरमैन आमिर फयाज शेख साहब, उनसे बात करते हैं टेलीफोन लाइन पे हमें करेंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन असगर अली, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, क्यों पंजाब हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इतनी तवज्जो नहीं दे रही है जितनी कि मेट्रो ट्रेन और बसों पर दे रही है? और अगर यही सिलसिला चलता रहा आमिर साहब तो फिर होगा क्या? जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम पे कैपिटल टीवी पे आज दावत दी। मैं आपके जवाब देने से पहले कुछ और चीज़ें आपके ज़ेर नज़र करना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको मालूम है ये एक रीढ़ की हड्डी है हमारी मैशियत की। ये तकरीबन 40% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट करती है। 8.5% हमारा जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल का। 57% हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल रिलेटेड हैं। $13 बिलियन की एक्सपोर्ट है ये, यानी कि $1 बिलियन महीने से ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है पाकिस्तान से। इसमें तकरीबन 15 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स इसमें इस टेक्सटाइल के अंदर काम करते हैं। ये 1.5 करोड़ लोग हैं जो जिनकी रोज़गार टेक्सटाइल से आती है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन 70% पंजाब के सूबे में सारी इस्टेब्लिश्ड है। हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है ये टेक्सटाइल या एक्सपोर्ट नहीं है। मुझे ये बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट की तरजीह क्या है। वो तरजीह है कि जनाब अपने ख़जाने को भरते जाएं, लोन्स लेके पैसा IMF से और वर्ल्ड बैंक से और बाकी जगह से लेके कर्जा ले रहे हैं, जिसके ऊपर 8% 7% इंटरेस्ट भी अदा करना है। ये हमारी अगली पुश्तों को मकरूज करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिन मुल्कों ने अपने फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन आमिर साहब क्या वजह है, क्यों पंजाब हुकूमत इस पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही है जिस तरह से वो सड़कों पर दे रही है, जिस तरह से वो मेट्रो बस पर दे रही है, जिस तरह से वो मेट्रो ट्रेन पर दे रही है? देखिए मुर्तज़ा साहब, इसमें पंजाब हुकूमत से ज़्यादा मैं इसका ज़िम्मेवार फेडरल गवर्नमेंट को, हमारी जो इस्लामाबाद में हुकूमत है उसको रखता हूँ। राइट। क्योंकि इसमें जो हमारे टेक्सटाइल के मसले मसाइल हैं वो ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड हैं। हमारी मिनिस्ट्रीज़ जौन सी हैं जो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं उनके ये मसले मसाइल हैं जो उनको सही करने हैं। पंजाब गवर्नमेंट में ठीक है, यहाँ पे हमारे पंजाब में 70% हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इधर एग्जिस्ट करती है, मगर इसके फ़ैसले जो हैं वो इस्लामाबाद ने करने हैं। मुझे ये अफसोस है कि हमें GSP+ मिला 2014 के शुरू में। आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया। अब सारे यूरोप में पाकिस्तान से जो भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं टेक्सटाइल की और बाकी चीज़ों की वो ड्यूटी फ्री हैं। राइट।
ये हमें फैसिलिटी एक बहुत हमें फेवर किया गया यूरोपियन यूनियन ने, और इसके लिए पाकिस्तान ने पिछले कई साल इसकी कोशिश करते रहे, मगर ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें जिसका फ़ायदा होना चाहिए था मगर उसका फायदा नहीं हुआ। अभिषेक साहब जरा मेरे साथ ही रहेगा, असगर साहब की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट पर कितना फर्क पड़ा है। असगर साहब, ये हुकूमत का ये जो रवैया है, इस रवैये से एक्सपोर्ट को कितना नुकसान हुआ है, और अगर ये रवैया बरकरार रहा तो फिर हो क्या सकता है? क्या हम कह सकते हैं इस बेहिसी की वजह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खत्म होने के दाने पर पहुंच चुकी है? असगर साहब। असगर साहब साथ है? राइट, दोबारा फोन इन्हें मिलाया, इनसे बात करेंगे कि यही खास तौर पर के एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है। आप ये फरमाइएगा आमिर साहब, आपकी तरफ जरा आता हूं। शुगर मिल्स को 6.5 बिलियन की सब्सिडी मिली है, आपको क्या मिला है और शुगर इंडस्ट्री को इतना नूरे नजर क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से मिनटों सेकंडों में इन्होंने शुगर इंडस्ट्री को ये सब्सिडीज़ वगैरह दे डाली, जबकि हम पिछले 5 माह से हर महीने कई दफ़ा इस्लामाबाद जा चुके हैं। पहले हमारी ये सारी डिस्कशन वगैरह इस्लामाबाद में अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हुई, और जिसमें इसहाक डार साहब को हमने अपनी सारी तकालीफ, अपनी पूरी इंडस्ट्री के मसले मसाइल से आगाह किया। उन्होंने हमें ये कहा कि जनाब आपका मसला हम इंशाल्लाह समझ गए हैं, अगस्त के अंदर इसका हल निकालेंगे। उसके बाद कहा गया कि अगस्त के आखिर में कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब आपको मिलेंगे, और तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस के साथ उन्होंने 11 सितंबर को इस्लामाबाद में 5-6 घंटे बैठे, और हम उनका शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इतना टाइम दिया, और उन्होंने साथ हमें यह श्योर किया कि आपके मसले मसाइल कई जो हम समझ गए हैं, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हम आपका फैसला करेंगे कि क्या करना है। सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर ख़त्म हो गया। इस असना में 5 महीनों में आप बता रहे थे कि 60 मिलें बंद हो गई हैं, मैं इसको दुरुस्त करना चाहता हूँ, 70 मिलें हैं जो कि बंद हो चुकी हैं। कई हज़ार मजदूर पंजाब के अंदर अपना रोज़गार जो है गवा बैठे हुए हैं, उनके घर में कोई अब रोजगार के मुहैया नहीं है। राइट, आमिर साहब असगर साहब ने ज्वाइन कर लिया, जरा एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो आप फैक्ट्स बता रहे हैं और जो मैं 60 मिल्स की बता रहा हूं और 70 हो गई, ये तो इंतहाई तशवीशनाक है। असगर साहब, ये फरमाइएगा कि एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, हुकूमत के इस रवैये से एक्सपोर्ट को कितना नुकसान हुआ है, और अगर ये रवैया बरकरार रहा तो फिर होगा क्या और हो क्या सकता है? जिस तरह की सूरत हाल आमिर साहब बता रहे हैं, ये तो मजीद वर्स्ट होती जा रही है। थैंक यू मुर्तजा साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टेक्सटाइल को प्रायोरिटी पे लेके आज शाह साहब को भी इनवाइट किया और मुझे भी। सर, गुजारिश ये है कि एक्सपोर्ट दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही है। 5.41% तो हम जुलाई में कर गए, अभी 12.52 हमें सितंबर का फिगर आया है, 21% अक्टूबर में फॉल कर रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट सेक्टर ही है, मुझे ये नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं पता चला कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर ही है वही इस इकोनॉमिक सिनेरियो को चेंज कर सकता है। लेकिन हमारा 13 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट का शेयर है, एक्सपोर्ट का पूरी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है 13 बिलियन का शेयर है टेक्सटाइल का ओनली, और एम्प्लॉयमेंट जितनी पाकिस्तान की है उसमें 40% शेयर है हमारा। हमारे किसी भी मुतालबे पे या शुगर को हम इंसेंटिव नहीं, हमें तो रीजन में कंपेटेबल होने दें, हमें उसी रेट पे हमें बिजली दे दें, उसी रेट पे हमें गैस दे दें। और इवन हमने जो सेल टैक्स में हमारे बिलियंस रिफंड्स के केसेस हैं वो स्टॉक अप हुए पड़े हैं, हमें मई के बाद कोई रिफंड नहीं मिला, 6 मंथ हो गए हैं, हमें वो हमारे ही पैसे जो उनके पास पड़े हैं हमें तो वो नहीं दे रहे। इंसेंटिव की तो उम्मीद हम रखें कि हमें बहुत मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, एक्सपोर्ट दिन दिन डिक्लाइन हो रही है। जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा, ये सारी चीज अनवाइबल करती जा रही है रीजन में। वजह क्या है असगर साहब, आपके एक्सपर्ट राय क्या है, क्या वजह है? हुकूमत क्यों तरजीह नहीं दे रही? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, जानबूझकर गला दबाया जा रहा है? आखिर इंडस्ट्री है, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे टैक्स मिलता है, नाम बनता है पाकिस्तान का, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है इस इंडस्ट्री को? देखिए, इंडस्ट्री की हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसको तो बिल्कुल इस
प्रोडक्ट पे रखा ही नहीं हुआ, हालांकि टेक्सटाइल ही मेन रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे है। आप बिलीव करें कि फैसलाबाद में वो बड़े बड़े यूनिट जो बड़े नाम थे वो यूनिट बंद हो गए, इन्हीं क्राइसिस की वजह से, इसी अनवाइबिलिटी की वजह से वो यूनिट बंद हो गए। हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे किसी को। अगर हम अपने रीजन में अपने जो कम्पिटिटर्स हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना, अगर हम उनको ही कम्पीट नहीं कर सकेंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। और ये सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हमें 7 साल हो गए हैं। अब देखें, हमें 17% गैस मिलती है। हमारा बेसिक जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है, वेट प्रोसेसिंग है हमारी, हमें 17% सिर्फ गैस मिलती है पर डे में, और ये इंतहाई तशवीशनाक भी है। और इसीलिए हमने ये बड़ा मुद्दा उठाया है। एप्टेमा पंजाब के चेयरमैन आमिर फयाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन से। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन असगर अली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मामला और ये जो मुद्दा हमने उठाया है, ये तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। खास ख्याल करना होगा कि पंजाब हुकूमत को इसका खास ख्याल करना होगा, फेडरल को, विफाक को खास तौर पर इनके गिले शिकवे दूर करने होंगे। शुगर मिल्स को 6.5 बिलियन की सब्सिडी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थरथल्ली भी मचा दी है और बेचैनी भी फैल चुकी है। पंजाब हुकूमत और विफाक के लिए एक नई चौंका देने वाली खबर यह भी बन सकती है कि एप्टेमा और सनत से जुड़े लाखों लोग सड़कों पर भी आना शुरू हो चुके हैं। आज भी लाहौर में एहतजाज हुआ है, टैक्सों पर तहफ्फुजात आ रहे हैं, बिजली मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो इंतहाई महंगी मिलती है, और गैस की लोड शेडिंग का आगाज भी हो चुका है। और उसके बाद ये एक और बड़ा बहरान सर पर मंडला रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट इस तफरीक को भांप रहे हैं। ये जो तफरीक की गई है शुगर मिल्स मालिकान और इस इंडस्ट्री के साथ, इस तफरीक को भांप रहे हैं और इससे नया बहरान बन जाने का भी खतरा पैदा हो सकता है। ध्यान करना होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाकर, उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर एक कारोबार बनाने में नस्लें लगती हैं, और बंद होगा तो इसका गुस्सा बहरहाल बढ़ जाएगा और मजीद भी तकलीफदेह हो सकता है। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की टीम के हमरा पाकिस्तान आमद हुई है या आमद करवाई गई है? हुकूमत की सिफारती जिद्दोजहद ठीक निशाने पर लग रही है या मामला कुछ और है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। वो आज ही इस्लामाबाद पहुंची है और उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जबकि वो नहीं आ रही थी और अब वो आ रही हैं, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद आमद ये सवाल उठा रही है कि क्या कोई बड़े ब्रेक थ्रू का बायस बनेगी या कि नहीं बनेगी? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकराती अमल दोबारा से बहाल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? सुषमा स्वराज की पाकिस्तान आमद, पेरिस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात और मुलाकात के बाद बैंकॉक में कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान बातचीत का अमल क्या एक ही सिलसिले की बड़ी कड़ी है? ये सवाल जन्म ले रहे हैं। और ये सारा अमल बैन अल-अक़वामी कुव्वतों के दबाव पर है या दोनों जानब से इस हवाले से तहरीक मौजूद है और दोनों जानब से बर्फ पिघल रही है? ये वो बुनियादी सवालात हैं जो पैदा होते हैं। इसके अलावा जो पाक भारत क्रिकेट डिप्लोमेसी है और जो पाक भारत क्रिकेट मैचेस होने जा रहे हैं, उसके बारे में जो डेडलॉक पैदा होगा, क्या उसमें बड़ा कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है? इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और इसमें भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की शिरकत से यह तय जरूर हो गया है कि अफगानिस्तान में अमल के हवाले से अगर पाकिस्तान का बुनियादी किरदार है तो इससे भारत को अलग थलग नहीं किया जा सकता। और तमाम तर तहफ्फुजात के बावजूद भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का यहां आना यह जाहिर करता है कि बैनुल अक़वामी खुसूसन अमरीका का दबाव बहरहाल मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन और अमरीकी मफादात इलाकाई कुव्वतों को एतमाद में लिए बगैर मुमकिन नहीं है। और अगर पाकिस्तान खुलूस से अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करेगा तो भारत इस पर असरअंदाज होगा। लिहाजा भारत को साथ लेकर चलना खुसूसन अमरीका की जरूरत है। यहां तक पाक भारत मुज़ाकराती अमल और बुनियादी इशू पर बातचीत का सवाल है तो बैनुल अक़वामी दबाव के तहत भारत मुज़ाकरात की मेज पर तो आने के लिए तैयार है, मगर वो कश्मीर पर मुज़ाकराती अमल के हवाले से 100 मरतबा सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की जानिब से कश्मीर के हवाले से आने वाले दबाव के बाद भारत इस इशू से सिर्फ नजर नहीं कर सकेगा। लिहाजा सिर्फ यही वजह है कि बैंकॉक मुलाकात के हवाले से आने वाली खबरों में यह खबर थी कि कश्मीर मुज़ाकराती अमल में शामिल है। अलबत्ता इस सतह के मुज़ाकराती अमल से किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बैनुल अक़वामी पसे पर्दा दबाव का असर हुआ है और कश्मीर को अपना अटूट अंग कहने और इस हवाले से जिद और हठधर्मी का मुजाहरा करने वाला भारत अब मुज़ाकराती अमल में कश्मीर पर बात करने को तैयार है।
ये बातचीत किस हद तक संजीदा होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात वसूख से कही जा सकती है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट इंडिया के नारे की बुनियाद पर इख्तिदार में आने के बाद जिस नशे में मदहोश थे और पाकिस्तान को चैलेंज करते नजर आ रहे थे, उनके वज़रा पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की बातें कर रहे थे। खुद भारत के अंदरूनी हालात, इंतहा पसंदी के रुझान और बढ़ते हुए इंतशार के बायस नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत दिफाई महाज पर आई है। इसने कश्मीर पर लचक का बहरहाल मुजाहिरा तो किया है, लिहाजा यही वो वक्त है कि पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल में ज्यादा संजीदगी और जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना होगा। ये सारे माजरे रहेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात जो जन्म ले रहे हैं उनका जवाब लेना बहुत जरूरी हो है। तज्जियाकार इस बारे में क्या कहते हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर क्या कहते हैं, बात करते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सिंबल खान साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया सिंबल खान साहिबा, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि कितनी अहमियत है इस इजलास की और इस मीटिंग की, और क्या भारतीय वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू बनेगी? सिंबल खान साहिबा, इस इजलास और इस मीटिंग की बहुत अहमियत है। इसकी दो वजूहात हैं जिस पे ये बहुत अहम है। एक तो इसकी वजह यह है कि ये हार्ट ऑफ एशिया का जो प्रोसेस चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, उसका एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है अफ़गानिस्तान को इस्तेकाम देने की। इस वक्त वहाँ से बाहर की फोर्सेस का इनखला हो चुका हुआ है। दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे हैं जो काफ़ी अच्छी नहीं। वहाँ पे जंग की भी काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत पकड़ चुकी थी जंग पिछले पूरे साल में। तालिबान के साथ भी जो मसले हैं वो बढ़े रहे हैं। इसलिए इस इजलास में पूरे रीजन का, पूरे खित्ते के ममालिक का जमा होकर अफ़गानिस्तान पे बात करना एक बहुत अहम मौका है और इसकी पाकिस्तान में इनकाद भी जो है एक बहुत अहम है। दूसरी इसकी जो मीटिंग है इसकी अहमियत यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात जिसमें बिल्कुल ही एक वो आया हुआ था, पॉज आया हुआ था और ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, और पिछले 1.5 साल से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है आपस में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन भी बढ़ी हुई थी, बॉर्डर पे भी टेंशन थी। तो ये सुषमा स्वराज का यहाँ पे दौरा, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका दौरा पाकिस्तान में आना एक अच्छा कदम है और इससे यही तवक्को की जाती है कि आपस के बाहमी ताल्लुकात जो हैं इससे आगे बढ़ेंगे। अब मेरे ख्याल में इसमें जो इस दौरे में और इन मीटिंग्स में जो उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, PM साहब के साथ भी हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं NSA जो हैं उनके साथ और सरताज अजीज साहब के साथ हैं, उसमें नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड होंगे कि ये जो बातचीत का सिलसिला बैंकॉक में शुरू हुआ था, पेरिस में जो 2 मिनट की मीटिंग हुई है मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके जो नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। अब अगर फुल फ्लेजेड ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है तो इसमें नेक्स्ट मीटिंग्स क्या होंगी, किन किन चीज़ों पे बात होगी, क्या ये वो कॉम्पोजिट डायलॉग पे वापसी होगी या कोई नया किस्म का तरीका अख्तियार किया जाएगा जिसमें दोनों ममालिक अपने मसाइल जो हैं जिसमें टेररिज्म और कश्मीर दोनों शामिल हैं उनका हल कर सकें। लेकिन सिंबल खान साहब, वज़ीर ख़ारिजा का जो पाकिस्तान आना है, बैनुल-अक़वामी दबाव है या दोनों जानिब से इस हवाले से कुछ तहरीक मौजूद है और दोनों जानिब से बर्फ पिघल रही है, कुछ थोड़ी सी लचक दिखाई जा रही है दोनों जानिब से? खान साहब, मेरे ख्याल में इसमें ये दोनों अनासर शामिल हैं इस चीज़ में। एक तो ये बहुत पिछले जो 1 साल से टेंशन बॉर्डर पे स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की 2 न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान शुरू हो चुकी थी और फिर उसके साथ जो बहुत सख्त किस्म की बयानबाजी का भी सिलसिला जारी था स्पेशली इंडिया की तरफ से। इन सारी टेंशन्स को देखते हुए पूरी बैनुल-अक़वामी जो हमारी एक कम्युनिटी है उसको, इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा जो थे इसके बारे में ख़दशात भी थे, रीजन की सिक्योरिटी के लिए भी, पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी। तो उनकी तरफ से भी मेरे ख्याल में बिहाइंड द सीन तो बहुत दफ़ा दोनों ममालिक को कहा गया है, लेकिन इस दफ़ा स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का दौरा था US का, फिर उसके बाद हमारे जो मिलिट्री आर्मी चीफ हैं राहील शरीफ, उनका दौरा हुआ, उसके बाद से ये तवक्को की गई थी कि इंडिया की तरफ US का थोड़ा दबाव आएगा, इंटरनेशनल फोर्सेस का, स्पेशली UK का, ब्रिटेन का, दूसरे ममालिक का भी ये दबाव आएगा। चाइना की तरफ से भी मैसेजिंग हुई है कि आप ये बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करें। ये एक आंसर है। दूसरी जो बात है कि जो
इंडिया के इंटरनल डोमेस्टिक जो सिचुएशन थी जिसको कहा जा रहा था कि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह है जो मोदी साहब ने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस किस्म का बहुत जारहाना किस्म का रवैया हमने देखा जब से उनकी हुकूमत आई है, बल्कि जब से इलेक्शंस आए थे उस वक्त से शुरू हुआ था कि इसके कुछ जो मुहर्रकात हैं वो उनकी जो अंदरूनी सियासत है उसका नतीजा है। लेकिन अभी हमने बिहार के इलेक्शन देखे जिसमें ये जो उनकी ये इस किस्म के सारे इनिशिएटिव थे जिसमें जो पाकिस्तान के उनको रद्द किया गया, उनको रद्द किया गया। खान साहब, लेकिन फिर इसके बाद फिर एक और सवाल उठता है कि क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है वो बेहतर मोड़ ले रही है? एक अच्छा ट्विस्ट लिया उसने जो भारतीय वजीर खारजा को पाकिस्तानी टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर रही है, या फिर कोई और वजह है? खान साहब देखिए, भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तानी टेबल पे आना उनके मेरे ख्याल में उनके अपने जो इंटरनल डायनामिक्स है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसका ज़्यादा उसमें अमल दखल है। दूसरा जो इंटरनेशनली भी इंडिया को इस वक्त देखा जा रहा है, इंटरनेशनली उनके भी बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका चाहता है ख़ित्ते में उस पर थोड़ी तो उनको सेंसिटिविटी दिखानी पड़ती है। लेकिन हमें ये ज़रूर पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पोजीशन इस मामले पे बदली नहीं है। अगर पोजीशन इस मामले में बायलैटरली बदली है तो वो इंडिया की बदली है। तो उस लिहाज से आई थिंक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का कुछ हम सक्सेसेस को कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी सुषमा स्वराज को खींच के पाकिस्तान ले आई है, लेकिन एक तरह से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी सक्सेसफुल ही हुई है बायलैटरल नॉर्मलाइजेशन की तरफ से, क्योंकि हमारा तो शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है, स्पेशली जब से नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, कि इंडिया के साथ हमें हर हाल में नॉर्मलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं पाकिस्तान। और वो उन्होंने शुरू से जाके इनकी यही कोशिशें की थी कि किसी तरह से इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। लेकिन ये सारे जो प्रोसेस थे उनको रोकना और उनको ख़त्म करना और उनको जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग्स थी उसका शेड्यूल जो था वो इंडिया की तरफ से ख़त्म हुआ था। तो एक तरह से पाकिस्तान का स्टैंस चेंज नहीं हुआ। अगर स्टैंस में नरमी आई है या चेंजेस आई हैं और वो इंडिया की तरफ से हुआ है। सिंबल खान साहब, तजिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रही, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अहम मुलाकात होने जा रही है इस बारे में बहुत सारी पेशन गोइयां की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल ये तो तय है कि दबाव का असर हुआ है और वो दबाव है बैनुल-अक़वामी दबाव, और बैनुल-अक़वामी दबाव में खास तौर पर अमेरिका का दबाव है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंटरेस्ट तो बहरहाल अमेरिका का है और इसके अलावा ये पाकिस्तान की सिफारतकारी में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसके लिए ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टेबल पर आकर बात करना, और ये खास और नादिर मौका होगा अमन बहाल करने में, ना सिर्फ अमन बहाल करने में बल्कि अपना मुद्दा सही तौर पर अपने ही टेबल पर बताने के लिए, पाकिस्तान में अपना बड़ा मुद्दा बताने के लिए। लेकिन कश्मीर इशू को सुनते ही जिस तरह से भारत आग बगुलाब होता है उसको ठंडा करके आगे लेकर चलना इंतहाई जरूरी होगा। अब एक और अगला सवाल जो कि पाकिस्तान की सतह पर उठ रहा है वो ये कि रावलपिंडी और कराची का मेयर होगा क्या। इसके लिए बड़ी जंग है और कराची में अभी भी गूमगू की सूरत हाल है और रावलपिंडी में 3 बड़े ही अहम कैंडिडेट सर उठा रहे हैं। और इसके लिए क्या तज्जिया है, खुसूसी तहकीकाती तज्जिया, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। रावलपिंडी और कराची के मेयर की जंग में तवालत आना शुरू हो गई है। पहले कराची की बात करते हैं। कराची में एमकेएम की जीत से एमकेएम का तनफ्फुस बहाल हुआ है और होश में आने वाली एमकेएम पहले से ज्यादा मोहतात है। कराची का मेयर गैर मुतवक्के ही होगा और यही दिखाई दे रहा है। माजी की कई मिसालें हमारे पास हैं और इस बात की गुमाज हैं कि एमकेएम का कोई वजीर या मेयर गैर मुतवक्के ही होता है और गैर मुतवक्के ही होगा। उस वक्त जब मुस्तफा कमाल को मेयर बनाया गया तो डॉक्टर फारूक सत्तार का बड़ा नाम लिया जा रहा था, वो हॉट फेवरेट थे और मुस्तफा कमाल का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। वो एक आम आईटी मिनिस्टर थे। यह भी खबर है कि खुद मुस्तफा कमाल को भी नहीं पता था और फिर अचानक इसका फैसला हुआ और यह फैसला बहरहाल लंदन से ही आया था और अब भी लंदन से ही होता है और अब भी लंदन से ही आएगा। वहीं से ही अब जवाब आएगा। इलेक्शन से पहले ही वसीम अख्तर का नाम लिया जा रहा था कि वो कराची के मेयर होंगे, मगर जूं-जूं वक्त गुजरा तो यह नाम मादूम होता जा रहा है और उसके बाद वासे जलील का नाम भी सामने आया है।
इन दोनों नामों में जराए के मुताबिक तहफ्फुजात पाए जाते हैं और ये तहफ्फुजात गुमनाम भी है और वाज़ेह तहफ्फुजात भी हैं। वसीम अख्तर की लांडी में तकरीर और उन पर दर्ज होने वाले मुकदमात भी उनकी मेयरशिप से हटाने और उनके नाम को मादूम करने की एक वजह है। जरा ये कहते हैं कि वासिह जलील मजबूत उम्मीदवार तो हैं और गुलशन इकबाल के साबिक नाजिम भी रह चुके हैं, लेकिन उन पर भी जराए के मुताबिक ऐसे ही मुबैना तहफ्फुजात हैं। एक और नाम सामने आया है जो अब तक का मजबूत उम्मीदवार है, अरशद बोहरा, और इन साहब का पूरा नाम डॉक्टर अरशद बोहरा है और ऑक्सफोर्ड से पीएचडी भी हैं। ये डॉक्टर अरशद बोहरा ऑक्सफोर्ड से पीएचडी हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी, रुकने सिंध असेंबली भी हैं और खिदमत खल्क फाउंडेशन जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है उसके चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनको चला भी चुके हैं। और दूसरा ये कि जो तहफ्फुजात दूसरे उम्मीदवारों पर हैं और जो मुबैना तहफ्फुजात दूसरे उम्मीदवारों पर है, वासिह जलील पर है, वसीम अख्तर पर है, वो तहफ्फुजात उन पर नहीं है। ये बड़े उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो परवान चढ़ती है, फिलहाल तो नजर नहीं आती है, वो ये कि इसहाक डार और फारूक सत्तार का टेलीफोनिक राबिता हुआ है और मलीर, लियारी और साउथ में गठजोड़ की बात हुई है, लेकिन ऐसा होता मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कराची का मेयर कौन होगा, अरशद बोहरा का नाम तो है, मगर फिर भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हालात अचानक बदल भी सकते हैं और हम यूं कह सकते हैं कि इस मामले में एमकेएम सरप्राइज ही देगी। खास तौर पर इस बारे में किसी नौजवान और गुमनाम खामोश नौजवान को ही देखा जा रहा है। जरा ये भी कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि यह भी बहुत मुमकिन है कि इस बार मेयर कोई खातून हो, क्योंकि मेयर कोई भी हो, एमकेएम अपना मेयर लाने के फौरन बाद अपने इख्तियारात की जंग लड़ेगी और इस जंग को जीतने के लिए हाई कोर्ट के लिए जाएगी और अगर वहां से मुताल्लिका इंसाफ ना मिल सका तो फिर वो इख्तियारात की एक तहरीक चलाएगी और वो तहरीक रेंजर्स के ऑपरेशन के दायरा कार से मशरूत होगी और रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात की मजीद तौसी तक मशरूत होगी। लिहाजा कराची में तो सरप्राइज होगा और इसके मुमकिन रास्ते हमने आपको बता दिए हैं। अब आती है रावलपिंडी के मेयर की बारी। तो रावलपिंडी का मेयर लाने का टास्क है विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार के हाथ में और इनमें 3 नाम बहुत अहम हैं जिनमें सर फहरिस्त है अरसलान शेख, दूसरा है साबिक नाजिम और एमपीए साबिक चेयरमैन आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार नसीम का और साबिक डिप्टी मेयर सज्जाद खान का। इन 3 अफराद का नाम लिया जा रहा है, तीनों को ही हॉट फेवरेट कहा जा रहा है। अरसलान शेख मंझे हुए और समझदार शख्स के तौर पर सामने आए हैं और इनका नाम ज्यादा वाज़ेह तौर पर लिया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मेयर हो सकते हैं। दूसरे पुराने लोगों में उनका विजन बहुत ज्यादा बेहतर है और ज्यादा मस्बत दिखाई देता है। शेख साहब से ही बात करते हैं। अरसलान शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि रावलपिंडी के मेयर के लिए आप मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, क्या पॉलिसीज है आपकी रावलपिंडी के अवाम के लिए? जी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। तो इसमें तो मैं सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि अभी तो मैं एज ए चेयरमैन आपको इंटरव्यू दे रहा हूं और जो पार्टी की पॉलिसी होगी पार्टी के मुताबिक उसके मुताबिक ही जो भी फैसला होगा मेयर का, तो मुझे तो नहीं पता कि इसमें मेरा नाम लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझ पे लोगों ने एतमाद किया और मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और चेयरमैन मुझे कामयाब किया गया। इसमें कोई अगर फर्ज करे किसी शख्स को अगर कोई मेयर नामजद करते हैं अगर उसकी पॉलिसी पिंडी शहर के लिए, तो मैं समझता हूं कि कोई भी हो उसको चाहिए कि शहर की बेहतरी के लिए स्कूलों के निज़ाम को अपग्रेड करें, हॉस्पिटल के निज़ाम को अपग्रेड करें। वो खाली मेयर ना बने, सिर्फ एक वर्कर बनकर अपना काम करे। और ये जो निज़ाम है जो शहर में 1 विंडो ऑपरेशन और ये बेहतरी के लिए जो आप करप्शन फ्री डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो भी अगर कोई कैंडिडेट। शेख साहब कारकर्दगी इस बार बड़ी अहम होगी क्योंकि इस बार जो कारकर्दगी होगी और जो रिजल्ट्स आए हैं इसका असर बहरहाल 2008 के 18 के इंतखाबात पर तो गहरा पड़ेगा। आपके क्या क्या प्लान हैं? अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या प्लान ऐसे होंगे जिससे कारकर्दगी बेहतर आए, क्योंकि पीटीआई एक बार रावलपिंडी में बड़ा डेंट डाल चुकी है। देखिए जी, पीटीआई ने देखे ये जो आप कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि जो इसमें पीटीआई जो आई है लास्ट टाइम, लेकिन आप ये देखें कि डेमोस्ट्रेशन पे जो इमरान खान ने जो किया उस पर कितना लोगों का ज़हन चेंज हुआ है और पंजाब में तीसरे इमरान में मोस्टली आप देखें कि बिल्कुल चेंज होगा। अगर हमारी पिंडी में 46 आउट ऑफ 45 में हमारे इलेक्शन हुए और आप देखें कि 42 तक हमारी अपनी सीटें आ गई और सारी आज़ाद जो थे वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। तो कारकर्दगी जो आपको पता है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी और जो अमन की पॉलिसी चौधरी निसार अली खान साहब ने दी और खैबर से कराची तक जिस तरीके से अमन है, तो ये इससे बड़ी कारकर्दगी क्या होगी कि आप मुल्क में अमन है जिसकी वजह से लोगों में शऊर पैदा हुआ और
पंजाब गवर्नमेंट की मियां शहबाज शरीफ की पॉलिसी को पसंद करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन फ्यूचर के जो हमारे इलेक्शन में हमें कोई प्रॉब्लम होगी। राइट, शेख अरसलान साहब उम्मीदवार हैं मेयर रावलपिंडी के और साथ में अब चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाम खास तौर पर अरसलान शेख का लिया जा रहा है और ना सिर्फ लिया जा रहा है बल्कि अच्छे लफ्जों में भी लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन तीनों नामों में से किसके नाम का कुर्रा निकलता है और इसके लिए कुर्रा तो बहरहाल निकालना चौधरी निसार ने है, क्योंकि ये टास्क चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला उनके हाथ में। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में फीडबैक जरूर दी गया। अपना और गिरदोनवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।